बच्चों इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करेंगे जिसमें दो प्लेट्स होंगे, प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा Q एंड माइनस Q, चार्ज की डेंसिटी होगी सिग्मा और माइनस सिग्मा, प्लेट का एरिया होगा A, बीच का सेपरेशन होगा D और इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और इनके प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो V ले लीजिए, ठीक है। और आप दिखा दीजिएगा कि इसमें ये जो चीज़ें आपने लिखी है वो क्या क्या है, यानी Q और माइनस Q जो है वो चार्ज ऑन इनर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। हम जानते हैं कि जो भी हम चार्ज देते हैं बच्चों, वो सारा का सारा चार्ज जो होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर आपने दिया तो वो सिर्फ इनर सरफेस पे रहता है ना, नेगेटिव चार्ज दिया तो वो सिर्फ इनर सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी क्या है, स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा और माइनस सिग्मा क्या है, तो चार्ज डेंसिटीज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और आप जानते हैं चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपन ए होगा, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में। तो बच्चों आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। अब चूंकि ये एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट की तरह बिहेव करने वाला प्लेट है, क्यों, क्योंकि बीच का सेपरेशन बहुत कम है, यानी हम जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो पॉइंट इससे बहुत नज़दीक होगा, और किसी भी सरफेस को आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो इनफाइनाइटली लार्ज दिखेगा। तो हम लोग इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हम वही यूज़ करेंगे। इसका मतलब हुआ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है। और कितना होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हम माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमने दिखा दिया है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है of capacitor due to both the plates is sigma by 2 epsilon naught towards the negative plate, यानी दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा और टुवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट होगा। यानी कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को आप जोड़ दीजिएगा, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू लिखी थी Q बाई ए, आप इस सिग्मा की जगह पे Q बाई ए रख दीजिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का वोल्टेज अगर V हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और सेपरेशन D हो, तो V इज इक्वल्स टू ई डी होता है। ये तो हमने रिवीजन के दौरान भी देखा था, V इज इक्वल्स टू ई डी। तो आप यहाँ से E की वैल्यू निकालिए ताकि आप यहाँ रख सकें, तो E हो जाएगा V बाई डी, ठीक है। तो हम इस E की जगह पे V बाई डी रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि Q बराबर C भी होता है, हमको C निकालना है, यानी हमको Q बाई भी निकालना है। तो आप यहाँ Q बाई भी क्रिएट करिए। तो ये देखिए Q है, आप इस भी को नीचे लेके चले जाइए, A इंटू एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले आइए। तो जब भी नीचे जाएगा तो Q बाई भी होगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब चलिए, नाउ वी नो दैट बाई द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस Q बाई भी जो होता है वो एक्चुअली C होता है ना बच्चों। तो इस Q बाई भी की जगह पे हम लोग C रख सकते हैं, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि C इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। अगर मान लीजिए एक ऐसा लूप है, एक ऐसा कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न N है, ठीक है, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है और उसका एरिया A है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस लूप के परपेंडिकुलर होता है और NIA होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट NIA होता है, ठीक है। अब अगर आपने एक ऐसा लूप जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसके डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, यानी इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर टॉर्क लगाएगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा MB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का यही आंसर ही होता है, M क्रॉस B का MB साइन थीटा, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। बचपन में हमने चाबी वाला जो खिलौना देखा था, उसमें आप जानते हैं कि चाबी के साथ एक स्ट्रिप, ऐसे मुड़ा हुआ एक स्ट्रिप बंधा होता है,
और जब भी आप चाबी को घुमाते हैं तो वो स्ट्रिप घुमाने से रोकता है, और जब आप चाबी को छोड़ देंगे तो ये स्ट्रिप वापस से चाबी को पहले वाले पोजीशन में लेके आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब हम घुमा रहे होते हैं ना, तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो पत्ती है, वो भी टॉर्क लगाता है, और उस टॉर्क को कहा जाता है रेस्टोरिंग टॉर्क। पत्ती के द्वारा लगाया गया टॉर्क होगा रेस्टोरिंग टॉर्क। क्यों? क्योंकि जब हम छोड़ देंगे तो ये वापस चाबी को रिस्टोर कर देगा, इनिशियल पोजीशन में लेके चला जाएगा। ठीक है। अब ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क होता है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, यानी आप चाबी को जितना घुमाएंगे ये पत्ती उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा। ये तो आपने महसूस भी किया होगा, जब हम चाबी घुमाते थे तो पहली बार में बड़ा आसानी से घूम जाता था, लेकिन दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और मुश्किल होते जाता था। एक ऐसा भी समय आता था कि हमारे लिए घुमाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। ठीक है। तो जब हम चाबी नहीं घुमा पाते थे उस समय हमारे द्वारा लगाया गया टॉर्क और इस पत्ती के द्वारा लगाया गया टॉर्क बराबर हो जाता था। ठीक है। इसीलिए नेट टॉर्क 0 और चाबी घूमना बंद कर देता था। ठीक है। तो हमने सीखा कि जितना ज़्यादा हम घुमाएंगे रेस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं, इक्वालिटी का साइन लगाएं, तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को यहाँ हमने सी कहा है, और इसको हम कहते हैं टोर्सनल कांस्टेंट या टोर्सन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ये पत्ती कितना टाइट है या कितना ढीला है। अगर पत्ती ढीला है तो टोर्सन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, पत्ती टाइट है तो टोर्सन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। चलिए बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और फिर वो फैक्टर्स देखेंगे जो उसकी सेंसिटिविटी, जिन पे उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है। तो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ बना हुआ है, यहाँ 2D में बना हुआ है और यहाँ 3D में बना हुआ है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, जो सिलिंड्रिकल शेप में है। देख रहे हैं बच्चों, ये और ये। ठीक है। उसके बीच में एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। उस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल को लपेटा जाता है जो कि रेक्टेंगुलर होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको ढंग से देखें तो वो कॉइल कुछ इस तरीके से ही होगा ना। ठीक है। इस तरीके का कॉइल होगा, रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। ठीक है। चलिए अब जब हम इस कॉइल में करंट पास कराते हैं तो इस कॉइल के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा m है। अब जो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अरे अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से इस कॉइल को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे एक पत्ती बंधा हुआ होता है, ये देखिए एक पत्ती बंधा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाने की कोशिश करेगा ना, तो ये पत्ती उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन शुरू में पत्ती कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, क्योंकि पत्ती का जो टॉर्क होता है वो तो थीटा पे डिपेंड करता है ना। तो जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक पत्ती टॉर्क नहीं लगाएगा, और ये जितना ज्यादा घूमेगा पत्ती का टॉर्क उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये कब तक घूमेगा? ये तब तक घूमेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क पत्ती के टॉर्क के बराबर ना हो जाए। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है m क्रॉस b, यानी कि mb साइन थीटा ना। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे, क्योंकि इसका ये जो गैल्वेनोमीटर के कोर से जुड़ा हुआ ये जो पॉइंटर है बच्चों, है ना, देखिए ना ये पॉइंटर है, इसके घूमने की वजह क्या है? तो इसके डिफ्लेक्शन की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए हम इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका एम बी साइन। और रही बात थीटा की, तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कॉइल अभी ऐसा है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, कॉइल अभी ऐसा है कॉइल। ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना। ठीक है। अब जब हम इस कॉइल में करंट पास कराएंगे तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कॉइल के या लूप के परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट तो कुछ इधर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ और मैग्नेटिक मूवमेंट है इधर की तरफ, बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए ये घूम के ऐसा हो जाता है, कॉइल घूम के ऐसा हो जाता है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इधर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो हमेशा लूप के परपेंडिकुलर रहना है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए ऐसे आके और ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड।
यानी एक बार फिर से मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये कोयल कितना भी घूमे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 90 डिग्री। अब एम की जगह पे आप एन आई ए रख लीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बच्चों एन आई ए होता है, ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। अब जिस समय इसका घूमना बंद हो जाएगा, मान लीजिए ये थीटा एंगल घूम के, ठीक है, ये रुक जाता है, तो उस समय रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, यानी पत्ती कितना टॉर्क लगाएगा, ठीक है। तो पत्ती का टॉर्क होगा सी इंटू थीटा, ठीक। और जिस समय ये कोयल का घूमना बंद हो जाएगा उस समय ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर होना चाहिए, यानी कि एन आई ए इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका सी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, एन ए, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। क्लियर है? एक मिनट बच्चों, और एक चीज छूट गया, यहाँ पे बी भी तो होगा। अरे एम की जगह पे एन आई ए, बी भी तो होगा, हाँ। तो सी इंटू थीटा और डिवाइडेड बाई एन ए बी, ऐसा करके आ जाएगा। तो यही सारी चीजें आगे डिस्कस की गई होंगी। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं, ठीक है बच्चों, आइए। ठीक है, सबसे पहली बात कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ करंट को, है ना बच्चों। अगर मान लीजिए कि इसके कॉइल से हम करंट को पास कराएं, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको घुमाएगा, जिसकी वजह से इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इससे होकर करंट पास कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल, अ करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। सही बात है, जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसमें टॉर्क आता है, यही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब हुआ कि वायर के ऊपर कवर वगैरह होगा, ठीक है, वायर के ऊपर कवर होगा। वुंड ऑन अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का एक कोर है जिसके ऊपर आपने ये कॉपर वायर को लपेट दिया है, ठीक है। चलिए, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द सिलिंड्रिकली शेप्ड पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड बी इज रेडियल, ठीक है। अब इस कॉइल को, ये आपको दिख रहा होगा ना, सिलिंड्रिकल शेप्ड दो पोल पीसेस में, जिसमें एक आपका नॉर्थ पोल है और एक आपका साउथ पोल है, इसके बीच में रखा गया है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल है। रेडियल का मतलब हुआ कि वो सेंटर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, सेंटर से होकर पास करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहीं से भी आप ड्रॉ करिए, मैग्नेटिक फील्ड आपको हमेशा सेंटर से पास करता हुआ दिखेगा। तो जो चीज़ सेंटर से होकर पास करे तो उसको रेडियल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, द सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर सर्व्स टू कॉन्सेंट्रेट द लाइन्स ऑफ फोर्स इन गैप, दस मेकिंग द फील्ड इन द गैप स्ट्रॉन्ग। चलिए ये चीज़ छोड़ दीजिए, हटाइए, लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी है, ठीक है, इतना काफ़ी था। हाँ, द कॉइल इज सस्पेंडेड बाई मीन्स ऑफ अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। वो जो पत्ती का जिक्र हम लोग कर रहे थे ना बच्चों, वो पत्ती जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है स्ट्रिप है, और यही इसको घूमने से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, आई क्या है, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है। ए क्या है, तो कोयल का एरिया है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एन आई ए होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कोयल पे टॉर्क कितना लग रहा है ना। नाउ टॉर्क ऑन कोयल बाई मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिख दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना लगता है, एम बी साइन थीटा। हमने देखा कि यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री है ना, क्योंकि हमेशा बच्चों डाइपोल मूवमेंट मान लीजिए अगर इधर है, क्योंकि वो लूप के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री ही रह रहा है, तो यहाँ हम 90 डिग्री रखा। एम की जगह एन आई ए और बी की जगह बी रख लीजिए, ठीक है। चलिए, एज द कोयल रोटेट्स, जैसे जैसे कोयल रोटेट करेगा, सस्पेंशन फाइबर, मतलब वही पत्ती की बात हो रही है, इज ट्विस्टेड, मतलब वो ऐठाएगा। इट अप्लाइज रेस्टोरिंग टॉर्क, जिसकी वजह से अब वो भी टॉर्क पैदा करेगा, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घुमाने की कोशिश करेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो जो पत्ती होगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि जैसे ही करंट बंद होता है, पॉइंटर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। हाँ, एन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज रीच्ड,
एक इक्विलिब्रियम पोजीशन तक सिचुएशन पहुंचता है जहां कोयल जो है डज नॉट रोटेट फर्दर, उसके बाद कोयल रोटेट करना बंद कर देता है। द रेस्टोरिंग टॉर्क बिकम्स इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना बच्चों। पत्ती के द्वारा लगाया गया जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ने जो लगाया था, ठीक है। इफ सी बी द, डायरेक्ट इतना लिखिए आप, इफ सी बी द, ये सब हटाइए, हाँ, टोर्सन कांस्टेंट, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। इफ सी बी द टोर्सन कांस्टेंट, टॉर्क विल बी कितना, तो रेस्टोरिंग टॉर्क सी इंटू थीटा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी एन आई ए बी इज इक्वल टू सी इंटू थीटा होना चाहिए। और आप यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो सी एन ए बी जो है वो कांस्टेंट है, तो इन सब की जगह पे हम चाहे तो के भी लिख सकते हैं, जहाँ के इज इक्वल टू होगा सी अपॉन एन ए बी, ठीक है। तो अब चूंकि ये के कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, है ना। यानी करंट जितना ज़्यादा होगा एंगल भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप गैल्वेनोमीटर से 5 एम्पियर का करंट भेजते हैं और उसमें 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है, तो अगर आप 10 एम्पियर का करंट भेजिएगा ना, तो बाबू उसमें 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए। करंट सेंसिटिविटी, तो बच्चों इसका मतलब होता है कि कम करंट पे भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, यानी ज़्यादा थीटा। तो जिस चीज़ को कम रखना है उसको नीचे रखा जाता है, जिसको ज़्यादा करना है उसको ऊपर रखा जाता है ना। मैंने कम करंट करोगे तब सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, और अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा तब भी सेंसिटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो थीटा अपन आई को ही कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक। अब हमको आई इज इक्वल टू इतना पता था ना, तो यहाँ से हम थीटा अपन आई की वैल्यू अगर निकालें तो इस आई को आप नीचे लेके चले जाइए, एन ए बी को ऊपर लेके चले जाइए, सी को नीचे लेके चले आइए, ठीक है। तो बताइए थीटा अपन आई कितना हो जाएगा, एन ए बी अपन सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी ना। तो करंट सेंसिटिविटी था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी एंगल पर यूनिट करंट, ये हो जाएगा एंगल पर यूनिट वोल्टेज, अभी बराबर आई आर होता है, ठीक है। और Q बाई आई की वैल्यू तो हमने निकाली ही थी, एन ए बी बाई सी, तो इसकी जगह पे हम एन ए बी बाई सी रख लेंगे, ठीक है। बाकी नीचे में एक आर रहेगा, ठीक। तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में अंतर बस इतना है कि इसमें नीचे में एक आर भी आएगा। अब सवाल यह है कि सेंसिटिविटी को हमको बढ़ाना है तो हम क्या करें, तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दीजिए। देखिए नंबर ऑफ टर्न ऊपर है, एरिया को भी आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को भी आप बढ़ा दीजिए, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स रखिए, ये मैग्नेट जो हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। और बस सी की वैल्यू को आप कम कर दीजिए ना। सी की वैल्यू कम करने का मतलब है कि जो पत्ती लेंगे वो हम ढीला पत्ती लेंगे, तो पत्ती ढीला होगा तो हल्का सा भी करंट आएगा तो बहुत ज़्यादा रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर सिर्फ सेंसिटिविटी पूछे ना तो आप करंट सेंसिटिविटी ही लिखिएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस साल के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा, और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल होती है, तो आप कुछ पैरेलल रेज को सबसे पहले भेजिए, ठीक है। ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक। तो एक रे, अच्छा रेज को आप एकदम बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना भेज के थोड़ा सा तिरछा भेजिए। तो एक रे को आपने ऐसे भेजा, वो सीधा ही चला जाएगा, ठीक है। दूसरे रे को आप ऐसे भेजिए क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं, ठीक है। तीसरे रे को आप ऐसे भेजिए, ठीक। अब देखो बच्चों, जो रेज इनफाइनाइट से आती है ना वो फोकस पे कट करती है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़े ना है कि फोकस पे कट करेगा। तो कहाँ कट करेगा ये एक दूसरे को रिफ्रैक्शन के बाद, तो फोकस के जस्ट नीचे, ये बात याद रखिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा ना उसके जस्ट नीचे कहीं कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। यानी बच्चों इस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बना है वो यहाँ पे बनेगा। तो चलिए इस इमेज को हम लोग PQ कह देते हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे हम एक और लेंस रखेंगे, इसको बोला जाता है आई पीस, आई पीस कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे आप आंख लगा के देखते हैं, ठीक है। अब इस आईपीस का काम एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है। आपको याद होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में
एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस के जस्ट बाद कहीं इधर रखते हैं, जस्ट बाद नहीं मतलब फोकस के बाद रखते हैं। तो एक रे आता है, ऐसे चला जाता है, एक रे को आप पोल से भेजिएगा और ये पीछे की तरफ कहीं मिलता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग हो जाता है और यहाँ पे इमेज बड़ा सा बनता है। वही काम हम यहाँ करेंगे, बस अंतर ये होगा कि यहाँ ऊपर में है, यहाँ नीचे में करेंगे। तो एक रे को सीधा भेजिए और इधर कहीं से ऐसे करके भेज दीजिए। फिर एक रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से भेजिए और पीछे की तरफ आप ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे बन जाएगा आपका इमेज। ठीक है, इसको हम कह देते हैं P', Q'। तो यही फाइनल इमेज है। ठीक है, अब आइए हम डिस्टेंसेस को लिखते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये चीज इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आईपीस के लिए इमेज है, तो ये इमेज डिस्टेंस ऑफ आईपीस हो जाएगा। तो ये था कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए एक और बात है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से उसको हम अल्फा बोल देंगे, और इमेज जो एंगल बना रहा है, इमेज बच्चों यही ना है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये, ठीक है, यही एंगल बन रहा है ना, तो इसको हम लोगों ने कह दिया बीटा। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल अल्फा, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा। बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर को भी एम से ही डिनोट किया जाता है और इसका डेफिनेशन होता है एंगल्स ऑब्टेंडेड बाय इमेज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, यानी टेलीस्कोप लगा के देख लीजिए कि एंगल ने इमेज ने आपके आंख पे कितना एंगल्स ऑब्टेंड किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बीटा है, यानी कि उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और डिवाइडेड बाय एंगल्स ऑब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, मतलब बिना टेलीस्कोप के हेल्प के। जैसे आप यहाँ से देखिएगा तो वो अल्फा एंगल ही ऑब्टेंड कर रहा है ना, तो नीचे में अल्फा, यानी हमारा एक ही मकसद है बीटा अपॉन अल्फा कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बीटा अपॉन अल्फा निकालते हैं। तो यही पे कोशिश करते हैं कि निकाल लें हम लोग, है ना। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि ये अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही होगा ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अगर ये एंगल भी अल्फा है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में आप tan अल्फा लिखिए। तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ और बच्चों बेस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब हुआ FO। ठीक है, FO हो जाएगा। और चूंकि हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं क्योंकि सारा डिस्टेंस यहाँ से ना मेजर होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हमने FO को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो एंगल्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, और अगर एंगल बहुत छोटा हो तो tan अल्फा को हम सिर्फ अल्फा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा आ गया PQ डिवाइडेड बाई FO। ठीक, अब आएंगे बीटा। तो बीटा के लिए हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं और हम ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब हमने tan अल्फा लिखा था तो उसमें ये PQ आया था ना, तो कोशिश करेंगे कि इसमें भी PQ आए। ठीक है, तो बताइए tan बीटा कितना हो जाएगा। तो tan बीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब एक बार फिर से PQ, और बेस बच्चों ये वाला डिस्टेंस जो कि UE है, तो UE को लिखा जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ? क्योंकि हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं और हमको इधर जाना है, जबकि इंसिडेंट रेज तो इधर जा रही हैं, इंसिडेंट रेज इधर जा रही हैं ना, इसीलिए हम इंसिडेंट रे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे लेंथ के हम सामने है ना, तो जनरली लेंस और मिरर के सामने वाली चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो UE को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। अब बीटा भी बहुत छोटा होगा, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई UE, और सामने में एक माइनस आएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो बीटा की जगह पे हम लिखेंगे PQ डिवाइडेड बाई, ये माइनस में है, UE है ना, और डिवाइडेड बाई PQ डिवाइडेड बाई FO, ऐसे लिखेंगे। और PQ से PQ कैंसिल होगा और मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा माइनस FO डिवाइडेड बाई UE। ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब चलिए हम लेंस
फॉर्मूला फॉर आई पीस लिखेंगे, ठीक है। तो आई पीस के लिए यानी इसके लिए लेंस फार्मूला अगर लिखना होगा तो क्या लिखा जाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की जगह पे माइनस भी लिखेंगे ना, क्योंकि इमेज इसके सामने है, सामने वाली चीज़ों को नेगेटिवली मेजर किया जाता है। तो 1/v की जगह माइनस भी, माइनस 1/u की जगह माइनस ui, है ना बच्चों। ui भी तो नेगेटिव ही है, ये भी तो सामने ही है लेंस के, ठीक है। इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ से आप 1/ue निकालिए, तो 1/ue इज इक्वल टू होगा 1/fe प्लस 1/v। अब इस 1/ue की वैल्यू को आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। ये जो आपका मैग्निफिकेशन है जो कि -FO और 1/ue आया था ना, इसकी जगह 1/ue की जगह पे आप इसको रख लीजिए, तो ये हो जाएगा -FO और 1/fe प्लस 1/v। ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। अब इसमें हम दो कंडीशंस देखेंगे। पहला कंडीशन कि अगर हम फाइनल इमेज भी को इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हैं, इसको कहा जाता है रिलैक्स्ड आई कंडीशन, ठीक है। क्योंकि जब इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। तो m कितना हो जाएगा, तो -FO 1/fe तो आपका रहेगा ही, अब प्लस 1/इनफाइनाइट समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर होगा -FO/FE, ठीक है। ऐसा हो गया। एक और केस है कि अगर हम इमेज को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d पे रखेंगे, आप जानते हैं ना बच्चों, d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, और हम कम से कम यही तक की चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। इससे कम डिस्टेंस पर अगर चीज़ें हैं तो हमको उतनी क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे। तो कम से कम हम इमेज को 25 सेंटीमीटर पर बना के देख लें, इसको कहा जाता है स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। ये है आपका स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। चलिए, मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा, तो -FO 1/FE, ठीक है, और 1/ ऐसा d आ जाएगा। एक काम करिए, आप इसमें से 1/FE को कॉमन ले लीजिए, तो -FO/FE हो जाएगा ना, इसमें 1 बचेगा, और प्लस बाबू 1/FE को आपने कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ तो FE है नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे FE से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे वाला FE निकल जाएगा लेकिन ऊपर वाला FE तो रह जाएगा ना, तो FE/d। तो ये हो गया स्ट्रेन्ड आई कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। और रिलैक्स्ड आई कंडीशन को ही, इस कंडीशन को ही हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप भी कहते हैं, और इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है FO+FE। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यूज्ड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। बच्चों गॉस लॉ देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है, गॉस लॉ देखेंगे। तो गॉस लॉ से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.ds। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई एक ऐसा सरफेस लेते हैं जिस पे आप छोटा सा एरिया ds कंसीडर करते हैं, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि एरिया जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए ds को हमने इधर दिखाया। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, A.B का मतलब क्या होता है, A.B का मतलब होता है AB cos थीटा, तो E.ds का मतलब हो जाएगा, सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन छूट गया है, EDS cos थीटा, ठीक है। ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। चलिए, कहता है स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, ठीक है। चलिए, और ये भी कहता है कि डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, नेट फ्लक्स Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी 1/ε0 टाइम्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल का मतलब वो हम अपने से मानेंगे कि वहां कोई सरफेस है, ठीक है। एनी क्लोज्ड सरफेस, ये हाइपोथेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, खाली आप क्लोज्ड सरफेस लिख लीजिएगा।
क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी जो चार्ज अंदर में बंद होगा ना, यानी मान लीजिए क्यू एनक्लोज चार्ज बंद है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो ऑब्वियसली वो आपको क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा ना। यही होता है नेट फ्लक्स, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि इफ एस इज द गॉसियन सरफेस, मान लीजिए कोई गॉसियन सरफेस होगा जिसका नाम होगा एस, अब उसके अंदर कुछ चार्जेस बंद होंगी Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा करके, ठीक है, ढेर सारा चार्ज इधर बंद होगा। कह रहा है कि Q एनक्लोज्ड द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, Q एनक्लोज जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर बंद टोटल चार्ज है। देन अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ, तो गॉसेज लॉ के अनुसार नेट फ्लक्स, ये E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स को हम चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं E डॉट ds से, है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक जीरो या सर्कल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा, ठीक है, इसीलिए ये गोल लगा दिया जाता है। तो सरफेस अगर क्लोज्ड हो तो आप यहाँ ऐसा गोल लगा दीजिएगा। तो ये था आपका गॉसेज लॉ। बात करेंगे प्रूफ ऑफ गॉसेज लॉ की, प्रूफ करेंगे गॉस लॉ को, ठीक है। तो गॉस लॉ को हम लोग कूलम्स लॉ से प्रूफ करेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, क्यू चार्ज ले लेते हैं, r डिस्टेंस पे हम एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखा देते हैं E, जो कि आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है, ठीक। अब हमको नेट फ्लक्स देखना है कि कितना होगा। तो नेट फ्लक्स जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक छोटा सा सरफेस लेंगे ना, छोटा सा सरफेस ds लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग नेट फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जब आप इसको तोड़िएगा तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ds छोटा सा जो सरफेस एरिया है उसका मैग्नीट्यूड है। कॉस कितना डिग्री लिखिएगा, तो बच्चों यहाँ पे ds और E सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री लिखा जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री लिखा जाएगा। अब देखिए E जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप ds यहाँ लीजिएगा तब भी जो E होगा वो वही होगा, क्योंकि ये भी r डिस्टेंस, ये भी r डिस्टेंस। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम ही होगा, है ना। और यहाँ ds लेंगे तो इधर होगा, यानी यहाँ भी ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड यहाँ वही यहाँ भी, यानी ये जो E है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। E को बाहर निकाल लीजिए, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। और ds के इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, जितना भी छोटा छोटा ये ds है सबको जोड़ दो, तो जोड़ने का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। ds का इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये E इंटू 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, तो E की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई R स्क्वायर से। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ये रख दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से नेट फ्लक्स कितना आ रहा है बताइए। तो 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया प्रूफ कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या है, अंदर में बंद चार्ज है। तो इस तरीके से हम गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो मान लेते हैं कि उस पर टोटल चार्ज Q है ना बच्चों, और हमको इसके आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करना है। तो आप एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ठीक है, गॉसियन सरफेस ले लीजिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस r है। फिर आप यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लीजिए ds, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यानी इससे दूर जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाई गॉसेज थियरम या गॉसेज लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू होता है Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब आइए E डॉट ds को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू ds इंटू कॉस, और कितना डिग्री, तो ds और E सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड। बताइए अंदर में टोटल कितना चार्ज बंद है, तो Q चार्ज बंद है तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ये जो E है वो तो कांस्टेंट है
क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है, ये डिस्टेंस भी r है, ठीक है। तो ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, अंदर में खाली ds बचेगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds के इंटीग्रेशन का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों, यानी कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर चले जाइए तो E इज इक्वल टू मिलेगा, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इसी को ढंग से अगर लिखिएगा तो आप ऐसा लिखिएगा, इसको मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखिएगा तो लिखिएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है, ठीक है। और ये तो हम जानते भी हैं कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे जमा कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया इस चीज को भी। 3 चीजें पूछी गई थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ हाफ CV स्क्वायर ना, किसी भी कैपेसिटर के अंदर टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है तो उसका 3 फार्मूला है बच्चों। एक फार्मूला तो है हाफ CV स्क्वायर, दूसरा है Q स्क्वायर बाई 2C और तीसरा है हाफ Q इंटू V। तो यही हमको हाफ CV स्क्वायर को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 3 सिचुएशन बनाइएगा। एक बनाइएगा t इक्वल टू 0, एक बनाइएगा t इक्वल टू t, एक बनाइएगा t इक्वल टू इन्फाइनाइट। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, और कैपेसिटर में अगर कोई चार्ज नहीं तो कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल का डिफरेंस भी नहीं होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू C भी होता है ना, तो Q 0 तो V भी 0, यानी कि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो सारा का सारा वोल्टेज कौन लेके जाएगा? ये रजिस्टर लेके जाएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर के बाद इसमें कोई चार्ज आएगा। अरे अभी आपने कनेक्ट ही किया है तो अब थोड़े चार्ज आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो आएगा ना। तो t टाइम के बाद मान लीजिए इसमें स्मॉल q और माइनस q चार्ज है, तो अगर चार्ज है तो कुछ अब वोल्टेज भी होगा। तो मान लेते हैं अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज स्मॉल v है, ठीक है बच्चों। तो बाकी का बचा हुआ वोल्टेज ये लेके जाएगा, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अरे बैटरी का टोटल वोल्टेज इन्हीं दोनों में बटेगा ना, तो इसमें चला गया स्मॉल v, तो इसमें जाएगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां आते हैं। अब जब फुल्ली चार्ज हो चुका होगा कैपेसिटर, तब इसमें करंट हो जाएगा 0, कोई करंट अब इसमें फ्लो नहीं करेगा। अभी तो इसमें करंट भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब करंट नहीं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी नहीं आएगा, यानी सारा का सारा वोल्टेज अब इसी के अक्रॉस चला जाएगा। कब? जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये 3 सिचुएशन सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एट t इज इक्वल टू t की बात करेंगे। तो बताइए इस समय वोल्टेज कितना होगा? तो Q बराबर C भी होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा ना, यानी ये जो V होगा वो एक्चुअली Q बाई C होगा, ठीक है। अब सुनो, हमको करना क्या है ना, अभी ये चार्ज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें से चार्ज निकल के इधर जा रहा है। तो एक dq चार्ज को, छोटे से चार्ज dq को यहां से लेके हमको यहां तक आना है, यानी नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लेके आना है। तो देखते हैं हमको इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को लेके आने में वर्क तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ dq चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इज कितना? तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू होता है Q डेल्टा V। Q क्या? तो वो चार्ज जिसको लेके हम घूमते हैं। तो बच्चों आप बताइए कि यहाँ पे किस चार्ज को लेके घूम रहे हैं? dq। तो इस q की जगह पे हम लिखेंगे dq, ठीक। और वोल्ट V क्या होता है? तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लेके उसको जाते हैं, तो हम इस प्लेट से इस प्लेट तक लाए हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है, यानी डेल्टा V की जगह पे लिखा जाएगा स्मॉल v। अब हमको पता करना है कि हमने टोटल कितना वर्क किया होगा। ये तो छोटे से चार्ज को लेके जाने में किया हुआ वर्क है ना, हमको पता करना है कि पूरे कैपिटल Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि हमको इन सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, यानी दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, ठीक है। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे और V की जगह पे ये जो Q बाई C था हम उसको रख लेंगे। ये देखिए Q बाई C रख लिया हम लोगों ने V की जगह पे। इधर वेरिएबल कौन है? Q है, तो Q कम से कम 0, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल Q, यही तो था। अरे 0 से लेके कैपिटल Q तक ही तो जाना था। अब इधर वेरिएबल कौन है बच्चों?
तो वर्क है। तो शुरू शुरू में जब कोई चार्ज गया ही नहीं था तो आपको वर्क भी कितना करना पड़ेगा, 0। और फाइनली जब टोटल क्यू चार्ज चला जाएगा तो मान लीजिए कि आपने W वर्क किया, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, ठीक, 0 नीचे W ऊपर, ठीक है। और इधर में 1/c तो कांस्टेंट है, Q dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चों x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का पावर 1 है ना, तो पावर में 1 ऐड होता है फिर उसी पावर से डिवाइड किया जाता है। तो x dx का x²/2, तो Q dq का Q²/2। फिर आप जो वेरिएबल है उसको ब्रैकेट में घेर के नीचे वाला लिमिट नीचे रखिए, ऊपर वाला लिमिट ऊपर रखिए। चलिए एक बार यहाँ पे W की जगह W और माइनस का साइन देके 0 लिखेंगे, तो W - 0 तो W ही होगा ना। इस 2 को आप यहाँ लेके आ जाइए, तो 1/2c। एक बार स्मॉल q की जगह कैपिटल Q रखिए, तो ये होगा Q², माइनस का साइन देके 0 रखिए, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको मिला वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2c। नाउ दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। देखिए आपने जो वर्क किया तो आपकी एनर्जी कम हुई ना, वही एनर्जी को कैपेसिटर अपनी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया Q²/2c। अब सुनिए, हम जानते हैं कि Q बराबर C भी होता है, तो आप इस Q की जगह पे C भी डाल दीजिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ C भी डाल दीजिए, तो Q² की जगह C इंटू V का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में 2 है तो उसको आप हाफ बना के लिख दीजिए। एक C से एक C कैंसिल होगा, लेकिन एक C तो बच जाएगा ना, तो वो C बच गया और V का स्क्वायर है, तो इससे प्रूफ हो गया हाफ CV², ठीक है। फिर बोलता है कि आप एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करिए। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अब सुनिएगा, अगर हमने 2 प्लेट्स लिए जिसमें एरिया A है और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन V है, तो बच्चों वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम इसका वॉल्यूम पूछे तो कितना होगा, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी इस केस में जो वॉल्यूम है वो है A इंटू D, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो V बराबर ED होता है। और हम ये भी जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू होता है ε0A/d ना, थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था हम लोगों ने। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के आप इसमें डाल दीजिए, तो आप देखिए हाफ ये लिखा हुआ है, C की जगह ε0A/d और V की जगह पे ED, ठीक है। अब हाफ तो हाफ ही है, एक D से इसमें का एक D कैंसिल होगा तो एक D ही बचेगा ना, हाँ, एक A बचेगा, ε0 बचेगा और E का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। A इंटू D को हमने वॉल्यूम कहा है, तो आप इसको नीचे लेके चले आइए, A इंटू D जो है वो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर में एनर्जी और नीचे में वॉल्यूम, तो ये हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इधर क्या बचेगा, तो हाफ ε0E²। तो इससे प्रूफ हो गया कि एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ε0E², ठीक है। चलिए वेन डे ग्राफ जनरेटर, तो बच्चों वेन डे ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए। तो उसमें देखिए एक स्फेरिकल शेल होता है, ये दिख रहा है, ये शेल होता है, बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा होता है ये है। उसके बीच में 2 दरार बना के 2 पुल्ली के जरिए एक पट्टी को लगा दिया जाता है। इस पुल्ली को मोटर से नचाया जाता है, तो ये पट्टी भी नाचेगा। ये आटा चक्की वाली जो मशीन है उसमें आपने ऐसा देखा होगा, तो ये पुल्ली जब नाचेगा तो ये पूरा का पूरा पट्टी भी नाचेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ से एक कॉम्ब के जरिए, एक ब्रश के जरिए चार्ज देते हैं। तो जब हम चार्ज देंगे तो ये ब्रश जब इस पट्टी से रगड़ाएगा तो चार्ज इसमें चला जाएगा ना, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन पढ़ा है हम लोगों ने। तो जो ब्रश का चार्ज है वो इस पट्टी में चला जाएगा। ये इंसुलेटर का बना हुआ है, सिल्क का, चमड़े का, किसी चीज़ का ले लीजिएगा, रबर का है। तो इंसुलेटर का बना है, तो चार्ज जहाँ दीजिएगा चार्ज वही रहेगा, और जैसे जैसे ये पट्टी ऊपर जाएगा वैसे वैसे चार्ज भी ऊपर जाएगा। फिर जब चार्ज यहाँ पहुँचेगा तो ये जो कॉम्ब है, ये जो ब्रश है, ये मेटल का ब्रश होता है, ये इस चार्ज को बाहर भेज देगा। क्यों बाहर भेज देगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि अगर आप इनर सेल को चार्ज दे के और उसको जैसे ही आप कनेक्ट करिएगा आउटर सेल से ना, सारा का सारा चार्ज तुरंत आउटर सरफेस पे चला जाता है, ये हम जानते हैं, कभी भी इनर सरफेस पे नहीं रहता है। तो इसी प्रिंसिपल के जरिए ये चार्ज बाहर चला जाएगा, यानी जो भी चार्ज दीजिएगा सब बाहर जाएगा।
है ना। और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ना हो जाए, क्योंकि इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना हवा का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है बच्चों, यानी हवा टूटने लगेगा और नेगेटिव चार्ज एटमॉस्फेयर में से आके इसमें एंटर करने लगेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहें तो बहुत हाई वोल्टेज पैदा कर सकते हैं हम इस स्फीयर के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज देके। ठीक है, तो आइए कंस्ट्रक्शन हम इसका समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका एक पुली है जिसको P1 कहा गया। ये मोटर ड्रिवन पुली है, मतलब इसको मोटर से नचाया जाता है। ये ग्राउंडेड मेटालिक बेस है। ठीक है, ग्राउंडेड मतलब कि जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, ये भी ये एक मेटल का ब्रश है और यही चार्ज का सोर्स होता है, यही से हम लोग चार्ज देते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा मेटल ब्रश B1 डिलीवरिंग चार्ज फ्रॉम सोर्स। ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग सपोर्ट है, मतलब लकड़ी वगैरह का बनाया जाता है ना। अगर ये लकड़ी का नहीं रहेगा तो जो भी चार्ज दीजिएगा वो तुरंत धरती में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लकड़ी वगैरह प्लास्टिक वगैरह का एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर आपको इस स्फीयर को रखना होता है। ठीक है, ये भी एक मेटल ब्रश है, तो ये कलेक्टिंग ब्रश है, ये चार्ज को कलेक्ट करके बाहर भेजता है। ये एक इंसुलेटर का बना हुआ बेल्ट है। ठीक है, बाकी सब तो हो ही गया। चलिए, अब यही सारी बातें जो हैं वो इसमें लिखी गई होंगी, आइए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वेन डे ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। इसे हम लोग स्टैटिक चार्ज को जनरेट करते हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज एट रेस्ट, क्योंकि जब बच्चों एक बार चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बाद तो रेस्ट में ही रहेगा ना, थोड़े अब मूव करेगा। एक बार सरफेस पर आ गया तो रेस्ट में ही रहेगा। इट इज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वेन डे ग्राफ। ठीक है, तो ये इनके द्वारा इन्वेंटेड था। यूज टू क्रिएट वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है, वेरी हाई, एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट। हम चाहें तो इससे कई लाखों करोड़ों वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल क्या है इसका? तो इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है कि जब भी हम किसी शेल को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है ना। व्हेन सम चार्ज इज गिवन इनसाइड द मेटालिक स्फीयर, कोई मेटालिक स्फीयर है लेकिन अगर उसके अंदर आपने चार्ज दिया है, अंदर चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है आउटर सरफेस पे। यही इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, वर्किंग भी मैंने बता ही दिया है कैसे काम करता है, कैसे B1 ब्रश चार्ज देता है, फिर वो पट्टी उस चार्ज को लेकर ऊपर जाता है और B2 ब्रश उसको कलेक्ट करके आउटर सरफेस पर फैला देता है। तो सिंपल है ये, मतलब इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, खाली फोटो बना लेना है और ये सब लिख देना है। आगे बढ़े, चलिए बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एंड शो दैट देयर रेशियो इज 1:1। ये आपको दिखाना है बच्चों। सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, यानी जो लाइट होता है, लाइट टाइप की जो चीज़ होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स का ऑसिलेशन होता है। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक मिनट रुकिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, हाँ, तो इसको अगर हम वाई एक्सिस मान लें, इसको अगर हम जेड एक्सिस मान लें, है ना बच्चों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है। आप देख रहे होंगे कि वेव तो एक्स एक्सिस में जा रहा है ना बच्चों, वेव तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। तो याद रखना बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और प्रोपगेशन ऑफ वेव का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये पूछा जाता है 1 नंबर में, E×B होता है। आप E×B करके देख लीजिएगा, है ना बच्चों, वो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? चलिए, हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बताइए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया था
कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आप कैसे याद करेंगे, तो इसमें हाफ है तो इसमें भी हाफ होगा, है ना, ऐसे याद करेंगे। इसमें एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो इसमें म्यू नॉट नीचे होगा, याद रखना। जिस सिमिलर टाइप के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, म्यू नॉट नीचे आता है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है तो बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्लियर है? अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना जो लाइट की स्पीड होती है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी टाइम पे आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जब आप उसका रेशियो लीजिएगा, ठीक है, तो वो आएगा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो यहां से अगर हम b की वैल्यू निकाले तो c बाई ई होगा। अब इस इक्वेशन में हम इस b की जगह पे c बाई ई रख देते हैं, तो अगर आप ऐसा करिएगा तो 1/2 म्यू नॉट तो रहेगा ही ना, है, बस b की जगह पे हमने e बाई सी रख लिया, c बाई b की जगह पे e बाई सी आएगा ना, ये e बाई सी आएगा, हाँ ठीक है, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो e बाई सी रख लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना करके हमको कुछ मिला। अब सुनो बच्चों, एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जो c होता है यानी स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों साइड स्क्वायर करिए तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। अब आप इस वाले फॉर्मूले में सी स्क्वायर की जगह पे ये वाली चीज पुट कर दीजिए, तो ई स्क्वायर तो ऊपर है ही, 1 अप डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट भी रहेगा, बस इस सी स्क्वायर की जगह पे इसको रख लीजिए, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और आपको अल्टीमेटली मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के ही बराबर आ गया ना। माने था तो इतना, लेकिन जब हमने डिराइव किया, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो पता चला ये भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई के स्क्वायर ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर ही है। तो क्या कह रहा है ये, हमसे कह रहा है कि प्रूव करिए कि रेशियो 1:1 होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो काट के 1 लिख देंगे हम लोग, तो 1:1 हो गया रेशियो। आगे बढ़े, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल रहा है, ठीक है। तो सुनो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक बकवास टाइप की चीज होती है जो कहती है कि अगर कुछ चार्जेस हैं, जैसे यहाँ Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना, तो हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दीजिएगा। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, एक चीज यहां बता दूं कि Q चार्ज की वजह से किसी R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हैं ना, उसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R का मतलब हुआ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अरे R का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया R, हाँ, तो ये तो KQ बाई R स्क्वायर फॉर्मूला ही है, लेकिन आप इसमें यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा, ये बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन है वेक्टर R की तरफ। सही बात है, देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर R की तरफ ही है ना, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में है, तो यहां से हमको डायरेक्शन मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर R की तरफ है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मैंने कहना चाह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है अ नंबर ऑफ चार्जेस, तो वो वेक्टर सम होगा ऑफ द वेक्टर सम होगा, एक मिनट रुकिए, हाँ, वेक्टर सम होगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का
वेक्टर सम होगा, ठीक है। द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बाकी लोगों पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर n चार्जेस, है ना बच्चों, n चार्जेस। तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस q1 q2 एंड qn, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू ऑल चार्जेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग अ वेक्टर एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। man ये कह रहा है कि अगर एक ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें q1 से लेके qn तक चार्जेस हो, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो आपको वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो उसके लिए आपको अगर ई नेट निकालना है तो आपको E1, E2, E3, En का वेक्टर सम लेना होगा। तो E1 कितना लिखिएगा, ठीक है बच्चों, तो E1 लिखिएगा आप 1/4 पाई एप्सिलॉन, अरे हम वही KQ बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे Q1 और डिवाइडेड बाई R की जगह पे हम इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, यानी R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R1। ठीक उसी तरीके से अगर आपको E2 लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, क्योंकि E2 जो है वो इस Q2 ने पैदा किया है। हाँ, यहाँ पे सब बड़ा लिख लीजिए, ठीक है ना बच्चों, ये सब बड़ा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, इसको भी Q1 Q2 Qn को बड़ा कर लीजिएगा। मतलब मुझसे ये गलती हो गई कि यहाँ मैंने छोटा छोटा लिखा है और यहाँ पे कैपिटल वाला लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई, और फिर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी R2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर अलोंग R2। ठीक उसी तरीके से हम अगर En लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn, सॉरी ये Rn है, Rn के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर Rn, ठीक है। अब आप इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में है तो उसको कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको कुछ इतना मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूछे तो हम लोग यही लिख देंगे। आगे बढ़े, चलिए, कहता है एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई एंड, ये क्या है, एक्सप्लेन डिफेक्ट्स होगा ना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आईज, ठीक है। आप बताइए कि आंखों में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, उनकी रेमेडीज भी बताइए। रेमेडीज का मतलब होगा कि उनका इलाज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला होता है मायोपिया, तो ये तो मैंने रिवीजन में भी आपको बताया था। तो मायोपिया में हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं और हमारा जो लेंस है वो कुछ ज़्यादा ही कन्वर्जेंस दिखाने लगता है, तो पहले ही कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी। इफ़ द आई लेंस प्रोड्यूसेस टू मच कन्वर्जेंस, ठीक है, ज़्यादा ही कन्वर्जेंस करने लगे, द लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट का जो लाइट होगा, मे गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, ये और अलग है, और मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और मायोपिया भी कहते हैं। इन मायोपिया फार पॉइंट शिफ्ट्स, बच्चों फार पॉइंट का मतलब हुआ ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर देख सकते हैं। तो नॉर्मल इंसान का फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, लेकिन मान लीजिए किसी इंसान का फार पॉइंट अगर 10 मीटर हो गया, इसका मतलब हुआ कि उसको 10 मीटर के बाद की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी, धुंधली दिखेंगी। तो मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट नज़दीक आ जाता है, ठीक है। और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड फार अवे, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत दूर रखे हुए हैं कोई पर्सन उसको नहीं देख पाएगा, जिसको मायोपिया हुआ है। और इसका रिमूवल क्या है, तो चूंकि कन्वर्जेंस बढ़ गया है ना, तो आप एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दीजिए। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कि आप एक कॉन्केव लेंस लगा दीजिए, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, और फिर जब ये कन्वर्ज करेगा तो अल्टीमेटली रेटिना पे इमेज बनेगा और फिर आपको वो दिखाई भी देगा। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो इफ़ द आई लेंस फोकसेस द लाइट एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, तो हाइपरमेट्रोपिया में ना लेंस का जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है वो घट जाता है, ठीक है, यानी कि वो कम कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि कन्वर्ज करते करते बहुत दूर चला जा रहा है, तो रेटिना के पीछे बनने लगा। अब ये इसका मतलब है कि ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। द डिफेक्ट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। नज़दीकी खराब है तो फार साइटेडनेस, दूरी खराब है तो शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इन हाइपरमेट्रोपिया नियर पॉइंट शिफ्ट्स, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों की, जैसे आम इंसान जो है
अगर उसका आई बॉल है ये, तो उसको 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें देखती हैं, लेकिन जिसकी नज़दीकी खराब है उसको उसका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाता है। जैसे हो सकता है कि ये 40 सेंटीमीटर हो गया हो, यानी कि आम इंसान को तो 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें दिख जाएंगी, उसके बाद की चीज़ें जो होंगी, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे जो चीज़ें होंगी वो साफ नहीं दिखेंगी। लेकिन जिसको शॉर्ट साइटेडनेस है, सॉरी बच्चों, फार साइटेडनेस है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसको 40 सेंटीमीटर से पहले की ही चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो इसका रिमूवल क्या है? रिमूवल ये है कि चूंकि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी घट गया है, तो आप एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दीजिए, तो थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा, थोड़ा ये कन्वर्ज करेगा, और दोनों मिलके रेटिना पे इमेज को बना देगा। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस पहना जाता है। ठीक है, बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। तो इसमें जो कॉर्निया होता है बच्चों, कॉर्निया ही हमारे आई लेंस को स्फेरिकल शेप देता है। कॉर्निया एक इस टाइप का कवर टाइप का, आप किसको समझ सकते हैं? ठीक है, समझ लीजिए कि एक कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर है, जिसमें हमारा जो आँख का बॉल है वो सुरक्षित रहता है और गोल भी रहता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कॉर्निया में डिफेक्ट आ जाता है, यानी ये गोल के बजाय ऐसा अंडा टाइप का हो जाएगा। तो जिसका आई बॉल पूरी तरीके से गोल नहीं है, उसको जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। और उसको ऐसा होता है ना कि अगर कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, तो जब वो उनको देखेगा ना तो वो लाइंस डिस्टॉर्टेड दिखेंगी। मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस पे फोकस करेगा तो वर्टिकल लाइंस डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। डिस्टॉर्टेड होने का मतलब हुआ कि टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगेंगी, देख रहे हैं यहाँ पे। और वर्टिकल लाइंस पे फोकस करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी। क्लियर? अच्छा, तो इसका रिमूवल क्या है? तो रिमूवल है सिलिंड्रिकल लेंस। तो इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल लेंस लगा दीजिए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लीजिए। इट अकर्स व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट स्फेरिकल इन, सॉरी, इट अकर्स व्हेन, कॉन्वेक्स नहीं है बच्चों, कॉर्निया होगा, ये कॉर्निया होगा। इट अकर्स व्हेन कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप। अगर हमारा कॉर्निया स्फेरिकल ना रहे तब ये होता है। इफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट लुक सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एट द सेम टाइम एंड व्हेन फोकसेस द आई टू लुक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन को देखने के लिए फोकस करेगा अपनी आंखों ना, तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी। एंड वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि अगर वर्टिकल लाइंस को देखना चाहेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी। और रिमूवल तो बता ही दिया मैंने, रिमूवल होता है सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया एज की वजह से होता है। इसमें आदमी को ना नज़दीक का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो उसके लिए एक ऐसा लेंस यूज किया जाता है, मतलब एक ऐसा चश्मा यूज किया जाता है जिसके नीचे वाले हिस्से में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, ऊपर वाले हिस्से में कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी दूर का देखना है तो वो इस वाले हिस्से से देखेगा, नज़दीक की चीज़ों को देखना है तो इस हिस्से से देखेगा। ठीक है, तो जिसकी दोनों खराब हो जाए उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी? एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट, मोबिलिटी एंड करेंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, है ना। जैसे आप अगर एक कंडक्टर लेते हैं और आप पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करती हैं उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। पढ़ लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आप जब पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर भागने लगेंगे ना। तो वही बोल रहा है कि वो एवरेज वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन करते हैं उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करिए, E/m इंटू टाउ, जिसमें स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये जो टाउ है इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चलिए मोबिलिटी किसको कहा जाता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मोबिलिटी कहा जाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? E इंटू टाउ बाई m होता है। देखिए E इंटू
ई इंटू टाउ बाई एम होता है ना, तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखा है, और नीचे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको लिख लीजिए, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और मोबिलिटी आ जाएगा ई टाउ बाई एम। हो गया, तो मोबिलिटी भी हमने डिफाइन कर दिया। अब कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट बताना है। तो एक कंडक्टर ले लीजिएगा, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, उसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस करंट की वजह क्या होगी, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करना, यानी कि मूव करना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो इधर मूव करेंगी। बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ही ना मूव करेंगी। और वैसे भी करंट का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एन जो है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। स्मॉल एन भी एक आता है, इसका मतलब होता है नंबर डेंसिटी, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि अगर हमको एन लिखना है तो हम ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स और नीचे में लिखेंगे वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ टर्न्स को तो हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वॉल्यूम कितना होगा तो एरिया इंटू लेंथ यानी ए एल, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप कैपिटल एन निकालिए तो इस ए एल को उधर लेके चले जाइए, तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना हो गया, ठीक है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया, एन ए एल, ठीक। चलिए अब हम पता करेंगे टोटल चार्ज कितना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम ई से मल्टीप्लाई कर दें ना, जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही चार्ज होगा, 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 ही चार्ज होगा, n इलेक्ट्रॉन है तो n ही चार्ज होगा। n कैपिटल N की जगह पे हम लोग ये स्मॉल n ए एल रख दें। चलिए तो ये रख दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया। अब डेफिनेशन क्या होता है करंट का, तो करंट इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q की जगह पे आप इसको रख दीजिए N A L E, और T जो है वो टाइम है। तो ये कौन सा टाइम है, तो ये पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी होगा ना, पूरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक चले जाने में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम को T कहा जा रहा है। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी देर में इसको क्रॉस कर जाएंगे उसी को कहा जा रहा है टाइम। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस वाले इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा उस समय ये सारे इलेक्ट्रॉन पार कर चुके होंगे, सबसे लेट से यही पार करेगा। तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है L, इसकी वेलोसिटी है VD, और हमको टाइम निकालना है। तो 9th क्लास वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बच्चों। तो ये लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप इस T की जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब L अपॉन VD रख दीजिए। L से L कैंसिल हो जाएगा, VD ऊपर चला जाएगा, यानी करंट इज इक्वल टू मिला NEAVD। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब बोले मोबिलिटी और करंट के बीच का रिलेशन निकालिए। ये देखिए ये भी पूछ रहा था मोबिलिटी एंड करंट के बीच का। तो कोई बात नहीं है बच्चों, आप बताइए मोबिलिटी होता क्या है। तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे I इज इक्वल टू एन ये था ना, इसकी जगह पे आप रख दीजिए म्यू इंटू ई। तो हो गया करंट और म्यू के बीच का रिलेशन मिल गया हम लोगों को, ठीक है। ऐसे करेंगे। What do you understand by electromagnetic induction? State and explain Faraday's law of electromagnetic induction. तो बच्चों जब भी किसी लूप में या कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो उस कोयल में या उस लूप में इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ पैदा हो जाता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ इन अ लूप और कोयल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये ढूंढा था फैराडे ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फैराडे ने क्या किया कि एक लूप लिया या एक कोयल लिया, उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ के और फिर एक मैग्नेट को उसकी तरफ लेके जा रहे थे। तो जैसे ही वो मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाते थे ना, तो वो देखते थे
कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें जरूर करंट आ गया होगा, तो बिना बैटरी के ही करंट आ जा रहा है ना बच्चों, ठीक है। और जब दूर लेके जाते थे तब भी करंट आता था। तो इससे अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट तो ये था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि एक कॉइल यहां है, एक कॉइल यहां है, इसको गैल्वेनोमीटर से और इसको बैटरी से जोड़ के जैसे ही स्विच ऑन करते थे ना, तो स्विच को ऑन करते समय देखिए इसमें तो करंट आया, लेकिन इसमें एक हल्का सा करंट आता था और फिर जीरो हो जाता था। मतलब थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन होता था, फिर वो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता था। तो इसको हम मोमेंटरी करंट बोलेंगे। मोमेंटरी करंट बोलेंगे कि थोड़ी देर के लिए ही करंट आया है, ठीक है। और फिर जब स्विच को ऑफ भी करते थे ना, तो इसमें तो करंट जीरो हो जाता था ना, लेकिन ये एक बार फिर से इसमें करंट आके जीरो हो जाता था। माने इसका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, एक बार फिर से थोड़ा सा होता था, फिर खत्म हो जाता था। तो बताइए इस गैल्वेनोमीटर में कब कब डिफ्लेक्शन होता था? तब होता था जब हम स्विच को ऑन करते, तो ऑन करेंगे तो हल्का सा हिलेगा, फिर वापस आ जाएगा। स्विच को ऑफ भी करेंगे, हिलेगा, वापस आ जाएगा। यानी जब जब स्विच को ऑन ऑफ किया जाता था, तब तब इसके अंदर करंट पैदा होता था, इस लूप के अंदर ईएमएफ पैदा होता था। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी हम इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, और दूर लेके जा रहे हैं तो घट रही हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे नजदीक लाने से और दूर ले जाने से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला ना, सेम चीज यहां भी हो रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, अचानक से इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो इसको भी क्रॉस करेगा। अरे करंट कैरिंग लूप के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक है। तो पहले इसमें इस बेचारे में फ्लक्स कितना था? जीरो था। लेकिन जब स्विच को हमने ऑन किया तो अचानक से इसमें फ्लक्स आ गया ना। तो बताइए जीरो से कुछ हो जाना चेंज ही तो कहलाएगा। और फिर जब स्विच को ऑफ करिएगा तब क्या होगा? स्विच को ऑफ करिएगा तो अभी मैग्नेटिक फील्ड है, अचानक से खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाना भी चेंज ही हुआ एक तरीके का, ठीक है। तो इसीलिए जब स्विच को ऑन करते थे ना, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था ना, यानी इसके फ्लक्स में चेंज हुआ, तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और जब स्विच को ऑफ करेंगे तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो के जीरो होगा, तो फिर इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी लूप में या किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदला जाता है, चेंज होता है, तो उस लूप में और उस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप और कॉइल इज चेंज्ड। सेकंड लॉ क्या था? तो सेकंड लॉ कहता है कि एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हम फ्लक्स को जितनी तेजी से बदलेंगे, ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, लेकिन सामने में एक माइनस साइन आएगा। अब ये माइनस साइन बताएगा कि ये जो ये जो ईएमएफ है वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, ठीक है। ये हटाएंगे तो के लिखेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1। तो इससे हमको ईएमएफ मिला माइनस d∅dt, और यहां वही चीज लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन शोज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स इन द लूप। कोई भी लूप नहीं चाहता है कि आप उसके अंदर का फ्लक्स बदलिए, इसी का अपोज करने के लिए वो अपने अंदर ईएमएफ पैदा कर लेता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इतना आप रिवीजन करिए। कुछ और क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर में डाल देता हूं, है ना।